हेलो, नमस्ते, वेलकम। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स का ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने अब तक पढ़े होंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, मतलब सारे ऐसे रैंडम तरीके से पूछे जाते हैं। और इतनी मतलब ट्रांसक्रिप्ट्स में से जब आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ें मतलब आपके सच में दिमाग का टेस्ट कर रही है कि आपको ऑन द स्पॉट कैसे चीज़ें याद आती हैं। तो इससे बेटर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट्स का डिस्कशन जो है वो बहुत अच्छे से देख लिया, तो मुझे ऐसा पर्सनली मेरा मानना है कि आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है। अगर आप हर चीज़ को जो मैं यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, मैं तो पूरा मुद्दा स्टार्ट से लेकर एंड तक बताती हूँ, लेकिन अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे तो आप उसको 3 पॉइंट्स में समझा पा रहे हो, 3 ससिंक्ट पॉइंट्स में, 3 एकदम डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में उसको अपनी बातें समझा पा रहे हो, तो इससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और फिर से तहे दिल से शुक्रिया उन लोगों का जो बेसिकली इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स का डिस्कशन हम लोग ये कर पा रहे जो हैं, वो उसी वजह से है क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स जो है इधर उधर बहुत सारे व्हाट्सएप्स या टेलीग्राम चैनल पे डाले थे। तो तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग अगर शेयर नहीं करते तो हमारे लिए ये मुमकिन होता ही नहीं कि हम लोग ये डिस्कशन ले पाए। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर टेलीग्राम चैनल एंड वी कैन पर्सनली थैंक यू एज वेल ओवर देयर। और आइए अपन अब शुरू करते हैं। जो अपने लास्ट टाइम टॉपिक्स किए थे वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, इंडिया रशिया का ट्रेड डेफिसिट, है ना, बहुत सारी चीज़ें अपन ने कवर करी थी। तो अपन शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहला है डीमोनेटाइजेशन। आप सोचोगे नहीं मैम ये तो पुराना हो गया, पुराना नहीं है, ठीक है। इस बार भी जो बच्चे गए हैं उनसे काफ़ी उसे डीमोनेटाइजेशन पूछा गया है। तो ये डीमोनेटाइजेशन होता क्या है पहले तो ये समझो, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन क्या था? डीमोनेटाइजेशन बेसिकली हमारी सरकार के द्वारा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक स्टेप था। और ये इसमें क्या था, इस समय उस समय जो प्रचलन में अपनी करेंसी चल रही थी, ठीक है, अपने जो नोट्स वगैरह चलते थे, उसको बेसिकली उन्होंने लीगल टेंडर जो होता है वो मानने से मना कर दिया था। उन्होंने साफ साफ, लीगल टेंडर मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है फियाट करेंसी, ठीक है, और एक होता है लीगल टेंडर। क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर मैं करेंसी की बात करूं, करेंसी क्या होती है, ठीक है। जैसे इंडिया की रुपया हो गया, रशिया की रूबल हो गया, ठीक है, यूरोप की यूरो हो गया, फ्रांस की फ्रांक हो गया, तो ब्रिटिश की पाउंड स्टर्लिंग हो गया, ठीक है, यूएस की डॉलर्स हो गया, चाइना की रेनमिनबी हो गया, जापान की येन हो गया। ये सारी चीज़ें ना वैसे आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ में हमेशा आती रहती हैं। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं ये करेंसीज की, ये होती क्या है? करेंसी वो चीज़ होती है, अगर आप अपना कभी नोट देखोगे तो जैसे अगर उस पर 10 रुपये लिखा है तो यहाँ पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, जो यहाँ पे लिखता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिसके पास भी ये नोट होगा, ठीक है, मैं उसको 10 रुपये प्रदान करूंगा। तो ये आरबीआई गवर्नर के जो साइन है ना, ये इस चीज को लेजिट बनाते हैं। तो कल आप भी प्रिंट कर लो अपनी करेंसी, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन उसमें आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं ला सकते आप, जो ये कहें कि भाई हम ग्राहक को जिसके पास भी ये है उसको हम 10 रुपये रिटर्न में देंगे, ठीक है। अगर आप करेंसी की बात करोगे तो क्या पहले भी रुपया चलता था? क्या नहीं। आप देखोगे पहले ज़माने में, जब अगर अपन सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि करेंसीज नहीं होती थी, वहाँ होता था बार्टर सिस्टम। क्या होता था? बार्टर सिस्टम, लेन देन का सिस्टम। कि सपोज करो ये एक जूता बनाने वाला मोची है, और ये बेसिकली कोई फार्मर है जिसके पास अनाज हुआ है। फार्मर को भी जूते चाहिए और इस जूता बनाने वाले मोची को भी आप देखोगे अनाज चाहिए। तो ये आपस में चेंज कर लेते थे, ठीक है, कि तुम मुझे जूता दो मैं तुम्हें अनाज दूंगा। ऐसे ही क्या होता था कि आपको जो भी ज़रूरतें होती थी, जो भी वो बना रहा होता था, आप उसके साथ एक्सचेंज कर लेते थे, और ऐसे आपका घर गृहस्थी चलता था और आपकी इकोनॉमी चलती थी, अर्थव्यवस्था चलती थी। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इवॉल्व जब हुआ उसके बाद आते हैं अपने पास कॉइन्स, ठीक है। अब ये जो कॉइन्स थे करेंसी वाले, क्योंकि आप देखोगे पुराने ज़माने में इतना, जैसे आपने जब आप ये पढ़ते होगे मौर्याज, ठीक है, मौर्याज के टाइम पे आपने सुना होगा पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप जाओगे अपने कुषाण वाले पीरियड्स में, ठीक है, कुषाण्स हो गए, फिर उसके बाद गुप्ता आए, तो यहाँ पे आपने पढ़े होंगे निष्कास हो गए, ठीक है, फिर आपके निष्कास हो जाएंगे, कॉपर कॉइन्स हो जाएंगे, सिल्वर कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते थे? कॉइन्स में भी बेसिकली क्या होते हैं, आपके दो तरीके के होते थे। एक होते थे बेसिकली आपके फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स का मतलब क्या होते हैं? बेसिकली पूरा का पूरा सिक्का हैवी आपका सोने का बना है। जैसे आज के ज़माने में अगर मैं कहूँ तो सोने की जो छोटी छोटी वो गोल गोल सी गिन्नियाँ आती है ना, वो, ठीक है, तो उस ज़माने में वैसे सोने के आप देखोगे सिक्के होते थे और वो आप यूज़ करते थे ट्रांजैक्शन के लिए।
फुल बॉडीड की जगह कई बार क्या होता है, इसको अपन पार्शियल बॉडी कॉइन्स भी बोलते हैं। पार्शियल मतलब क्या हो जाएगा, आधा सिक्का सोने का है, मतलब सोने के साथ आपने कुछ और धातु भी मिला दिया है। तो बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि अगर 5 ग्राम उसका वेट है तो 5 ग्राम पूरा सोना है, उसमें कुछ और भी हो सकता है, मेटल या अलॉय वगैरह, ठीक है। तो ऐसे करके पहले आपके फिर कॉइन्स आते हैं। कॉइन्स में भी हमने प्रोग्रेशन देखा अपने एंशियंट हिस्ट्री में, जो अपन पढ़ते थे कि पंच मार्क से एकदम आप है ना सिल्वर गोल्ड कॉपर है ना ये वाले सारे, या फिर लेड कॉइन्स। लेड कॉइन्स किसने इशू करे थे, सातवाहंस ने, याद है, हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन। तो कॉपर गोल्ड सिल्वर है ना, ये सारे कॉइन्स जो थे वो इशू हुए थे। फिर अगर आप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में जाओगे तो वहां पे आप सुनते होगे जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके अपन बोलते हैं ना कुछ 5 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे, करेक्ट है, तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के अंदर उसके कुछ 5 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे। उन 5 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट, जैसे एक एक्सपेरिमेंट था कि उसने अफगानिस्तान में आप देखोगे खुरासन एरिया में अटैक करने की कोशिश करी थी, करेक्ट है ना। एक उसने आप देखोगे बहुत सारे तकाविया एग्रीकल्चर लोन्स वगैरह बांटे थे। तो ऐसे करके उसके 5 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे, और उसमें से एक बड़ा जो एक्सपेरिमेंट उसका फेल हुआ था वो था टोकन करेंसी का। अब ये टोकन करेंसी क्या होती है, टोकन करेंसी ये होती है कि वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना सिल्वर की बनी हुई नहीं है, बट आप उसको सिल्वर के दाम पे बेच रहे हो। जैसे आपका वो जो 10 रुपए का नोट आप लेके घूमते हो, ठीक है, वो एक्चुअली में उसका क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है, वो तो उस पर आप देखोगे किसी के साइन वाइन हो रखे हैं इसलिए उसके 10 रुपए की वैल्यू है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करने में हो सकता है आपका 1 रुपए ही लग रहा हो, ठीक है। वैसे ही टोकन करेंसी क्या होती है कि भैया आपने इसको दाम तो दे दिया कि इसका जो दाम, ये जो करेंसी अगर ये सिक्का किसी के पास होगा 1 ग्राम वाला, तो आपने बोला इसका जो प्राइस है वो सोने के बराबर होगा, लेकिन ये एक्चुअली में सोने का बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखोगे टोकन करेंसी। टोकन करेंसी क्यों आती है, जब ऑब्वियसली मार्केट में आप देखोगे धातु जो होते हैं सिल्वर कॉपर गोल्ड वगैरह, इन सब की कमी होती है, उस टाइम पे आप देखोगे आप पे टोकन करेंसी वगैरह इशू करते हो। फिर आपने यहाँ पे शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, जहां से अपना कॉन्सेप्ट आता है रुपया का, नॉट नोट वाला रुपया, सिक्के वाला रुपया का, ठीक है। और फिर अपन आते हैं मॉडर्न टाइम्स में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जहाँ पे अपना एक्चुअली ये फियाट करेंसी है ना ये सब आया था। और यहाँ पे आपने सुना होगा जैसे यंग कमीशन हो गया आपका, हिल्टन यंग हिल्टन कमीशन जिसका आप नाम सुनते हो, वो किसके लिए था, वो बेसिकली करेंसी आरबीआई है ना, रुपी का जो वैल्यू होता है उसकी पैगिंग कैसे होगी वो सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए था। तो मेडिवल इंडिया अपन ने एंशंट हिस्ट्री से शुरू किया, ठीक है, अपन मेडिवल पे गए, ठीक है, मध्यकालीन पे, उसके बाद अपन आधुनिक मॉडर्न पे गए, और मॉडर्न के बाद अपन पहुंचे हैं एकदम पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आप देखोगे फाइनली हमने रुपया चुना जो अपना करेंसी वाला था, नोट था। अब अपनी अब करेंसी जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो आपको पता है नोट आते हैं और एक आपके सिक्के आते हैं, करेक्ट है। सिक्के अगर आप देखोगे तो पहले के ज़माने में अठन्नी चवन्नी ये सब भी चलता था, लेकिन आज आप देखोगे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, पर इस और 20 रुपए का भी आने लग गया। प्लस इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कमेमोरेटिव कॉइन्स भी आते हैं। अभी कमेमोरेटिव कॉइन्स क्या होते हैं, जो किसी की याद में, जो किसी इवेंट को होता है ना स्टैंपिंग करने के लिए, किसी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, उस नज़रिए से आप देखोगे ये कॉइन्स बनाए जाते हैं। जैसे आप देखोगे इंडिया के 75 साल हो गए आज़ादी को, तो हमने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए सिक्का बना दिया। या फिर सपोज करो इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन था, तो चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए हमने उसका एक कमेमोरेटिव कॉइन इशू कर दिया, ठीक है। ये जो कॉइन्स होते हैं ये जनरली आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आप देखोगे प्रिंट किए जाते हैं, है ना, ऐसे भर भर के प्रिंट नहीं होते हैं, बेसिकली प्रिंट भी नहीं होते, मिंट होते हैं। प्रिंट तो आपकी करेंसी होती है और कॉइन्स आपके मिंट होते हैं, ठीक है। राइट वर्ड यूज़ करना इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, एग्जामिनर को लगेगा ठीक है इसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इंटरव्यू में तो आपको तुरंत पकड़ लेता है, अच्छा कर कॉइन्स में प्रिंटिंग होती है, तो फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर मिंटिंग होती है, ठीक है। कॉइन्स की मिंटिंग होती है और करेंसी पे प्रिंटिंग होती है। तो ये जो कॉइन्स की मिंटिंग होती है ये आप देखोगे प्रॉपर अपने यहाँ पे मिंटिंग जो पता है फैक्ट्रीज या एजेंसीज हैं वो ही मिंट करती हैं इनको, मतलब इनके अलावा कोई मिंट भी नहीं कर सकता। तो ये जो कमेमोरेटिव कॉइन्स है ये बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में रिलीज किए जाते हैं। और जनरली जो लोग शौकीन होते हैं ना कॉइन्स कलेक्शन के लिए, इस कॉइन्स कलेक्शन के आर्ट को अपन क्या बोलते हैं, फिलेटली। क्या बोलते हैं इसको, फिलेटेली। इस पे तो यूपीएससी मेंस में प्रॉपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है 2017 में, ठीक है। तो फिलेटेली आर्ट होती है जहाँ पे आप कलेक्शन करते हो कॉइन्स वगैरह का, है ना, तो उसमें आप देखोगे जनरली इसको लोग यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी कॉइन्स की बात, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सपोज करो आप फ्रिज खरीदने गए, ठीक है, फ्रिज था 20,000 रुपये का, तो क्या आप पूरे 20,000 रुपये के सिक्के से पेमेंट कर सकते हो क्या, तो आंसर है नहीं। एक्चुअली हमारी सरकार ने ये बोल रखा है कि मैक्सिमम आप 1,000 रुपये तक का जो पेमेंट होता है वो सिक्कों में कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर शॉपकीपर की मर्जी है, वो लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं लेना चाहे तो मना भी कर सकता है। आप उसको ज़बरदस्ती ये नहीं कर सकते कि सिक्के तो सरकार ने चालू कर रखे हैं तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं। 1,000 रुपये तक वो ले सकता है, उसके ऊपर का वो पेमेंट आपको डिनाई कर सकता है कि सर मैं सिक्कों में नहीं लूंगा, आप प्लीज़ मुझे कोई ढंग के चैनल से दें, ठीक है।
फिर आ जाओ प्रिंटिंग नोट्स पे। तो नोट्स भी आपको पता है पहले के ज़माने में 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, है ना, 20 रुपए के, और 100 रुपए के, 50 रुपए के, अब 200 रुपए के अब आए हैं, ठीक है, 500 रुपए के, 1000 रुपए के, 2000 रुपए के, ऐसे आए थे। तो डीमोनेटाइजेशन अगर आप देखोगे तो डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को मानने से मना कर दो कि वो एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर और फियाट करेंसी में क्या फ़र्क होता है? देखो, फियाट करेंसी का मतलब होता है एक ऐसी करेंसी, ठीक है, जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, बट चूंकि उसको कोई सरकार इशू करती है तो उसकी वैल्यू होती है। जैसे वो जो रुपये का नोट है उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो 10 रुपये में कुछ भी वैल्यू नहीं है, उसकी अंदरूनी कोई वैल्यू भी नहीं है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है। जैसे अगर आप गोल्ड का सिक्का लेके आते हो तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, मतलब उसमें गोल्ड है तो अल्टीमेटली उसको कुछ बेचोगे कुछ तो मिलेगा। लेकिन इस नोट को बेचने पे कुछ नहीं मिलेगा। इसकी वैल्यू तब तक है जब तक आप देखोगे करंट जो गवर्नमेंट है वो इसको इशू कर रही है। तो फियाट करेंसी वो होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा आप देखोगे इशू की जाती है और उसकी वैल्यू उसी तरीके से होती है। मतलब इसकी अपने आप में कोई अंदरूनी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वहीं लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर का होने की दो शर्तें होती हैं। एक तो वो फियाट करेंसी होनी चाहिए, और दूसरा होता है कि उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। मतलब अगर मेरे को 10 रुपए का पेमेंट करना है तो मैं 10 रुपए का अगर ये नोट दूं तो कोई शॉपकीपर मुझे मना नहीं कर सकता, ठीक है, ये लेने से कि मैं 10 रुपए का पेमेंट इस नोट में नहीं लूंगा। वो होता है लीगल टेंडर। तो डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है, नोट्स तो आपके अभी भी थे प्रचलन में, तो फियाट करेंसी बंद नहीं हुई थी। बेसिकली वो जो करेंसी थी वो लीगल टेंडर बंद हो गई थी, क्योंकि सरकार ने ये मना कर दिया था कि अब से ये लीगल टेंडर नहीं है। तो कोई भी शॉपकीपर आपको ये बोल सकता है कि भैया मैं 2000 रुपए का नोट नहीं लूंगा, क्योंकि हम डीमोनेटाइजेशन में जा चुके हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, मतलब मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ। कब हुआ था डिमोनेटाइजेशन? मुझे लगता है कोई वो डेट नहीं भूल सकता, 8 नवंबर 2016, क्योंकि सडनली आप देखोगे सरकार ने बोल दिया था कि जो आपके पुराने नोट हैं, आई थिंक 1000 और 500 के, वो वैलिड नहीं रहेंगे। और रातों रात आप देखोगे लोगों की लाइन लगने लग गई, एटीएम से लोग है ना, मतलब उन्होंने बैंकों में पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। जो लोगों का काला धन था वो भी आप देखोगे अंदर जमा होने लग गया। तो ये बेसिकली डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली आपने क्या करा? विमुद्रीकरण करा आपने, जो उनके लीगल टेंडर है उसके होने पे सवाल उठा दिया। ओके, तो डीमोनेटाइजेशन समझने के बाद अब अपने को समझ में आना चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे। सबसे पहले तो लाया क्यों गया था? 2016 में बेसिकली हो क्या रहा था कि इंडिया एक कैश हैवी इकोनॉमी थी, और हमारे यहाँ बहुत सारा ब्लैक मनी था, काला धन था, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा पैसा जो टैक्स के बाहर था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, आपको पता है, घरों में बहुत सारा पैसा छुपा के रखा था, टैक्स इवेजन बहुत सारा हो रहा था। प्लस आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे जाली नोट्स वगैरह जो होते हैं, हमारे आसपास की कंट्रीज़ में, नेपाल, पाकिस्तान वगैरह में बहुत ज़्यादा जाली नोटों की या फेक करेंसी की प्रिंटिंग हो रही थी। प्लस बहुत सारे जो नोट्स थे वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ और इन सब इंसर्जेंसी और ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहे थे। तो बेसिकली आप ये जो पैसों का सर्कुलेशन है जो इन लोगों के पास था उसको रोकना चाहते थे, और कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना चाहते थे। तो आपने क्या करा? आपने कहा कि हम डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं तो ये सारा पैसा जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो उससे एडवांटेजेस जो हमने एक्सपेक्ट किए थे वो क्या थे? कि भाई जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो आपको पता होगा कि सडनली जो पेटीएम था, विजय शेखर शर्मा, है ना, पेटीएम आप देखोगे तेजी से ग्रो हुआ, क्योंकि आपको पता है लोगों के पास कैश नहीं था, उनके पास डिजिटली अकाउंट में पैसा था। तो पेटीएम जो है उस टाइम उसने खूब दबा के आप देखोगे पॉपुलैरिटी और पैसा दोनों कमाया था। ठीक है, तो एडवांटेजेस एक तो ये थे कि हम हो सकता है कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, उसी के बाद आप देखोगे सरकार को रियलाइज हुआ कि हमें फोन पे, भीम और ये सारी चीज़ें लानी चाहिए। ठीक है, सरकार ने उसी के बाद आप देखोगे यूपीआई लाया था, उसके पहले नहीं था ये। तो कैशलेस या डिजिटल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा है जो ब्लैक मनी है, टैक्स एविजन वाला पैसा था, वो भी बाहर निकल के आया, क्योंकि लोगों को उसको कन्वर्ट तो कराना ही था ना। ठीक है, प्लस आप देखोगे जो जाली नोट या फेक करेंसी की इशूज आ रहे थे आसपास से, वो कहीं ना कहीं बंद हो गए। और प्लस जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी वो एकदम से आप देखोगे 5-6 महीने का या 3-4 महीने का उनका स्टॉप लग गया था, क्योंकि उनके पास कोई भी पैसे का सर्कुलेशन बचा ही नहीं। जो पुराने नोट्स थे सडनली इनवैलिडेट हो गए, तो कितने नोट्स वो चेंज कराते। ठीक है, तो ये पॉसिबल आप देखोगे एडवांटेजेस थे, आउटकम्स थे, जिस वजह से डिमोनेटाइजेशन किया गया था, और वो आप देखोगे पार्शली सक्सेसफुल भी था। मैं पार्शली क्यों बोल रही हूँ, फुली क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि फुली सक्सेसफुल तब होता जब आप देखोगे कि हमारे पास, हमने बेसिकली क्या सोचा था कि सपोज करो कि 100 नोट मार्केट में घूम रहे हैं। ठीक है, हमने ये पता था कि इसमें से सिर्फ 90 जो नोट्स है ना वो ही बेसिकली राइट है, जो 10 नोट है वो तो टैक्स डिविजन वाला मनी है। तो हमें ये लग रहा था कि मार्केट में क्या होगा कि 10 रुपए के नोट्स तो अभी काम ही नहीं आएंगे, लोग चेंज नहीं कराएंगे, और 90 रुपए के जो नोट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इन दी एंड पूरा का पूरा जो कैश था वो वापस सरकार के पास आया। इसका मतलब है कि वो जो ब्लैक मनी था ना एक तरीके से, जिसको हम नष्ट करना चाहते थे और वो सब, वो इतना ज़्यादा हुआ नहीं। और डिजिटल इकोनॉमी में भी अभी तो हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उस समय आप देखोगे अडॉप्शन रेट उतनी थी नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो उस समय के हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये पार्शली ही कहीं ना कहीं सक्सेसफुल था। ठीक है, तो ऐसे
ऐसे हमें हर एक टॉपिक को करना है, उसका पास से लेकर प्रेजेंट, ताकि हम कोई भी चीज़ उसमें से मिस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। तो टेररिज्म पे भी देख लिया और ब्लैक मनी पे भी देख लिया। दूसरा है आपका डेफिसिट्स, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, है ना, ये सारी चीज़ें अपन एक साथ पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो डेफिसिट क्या होता है और डेट क्या होता है, कर्जा क्या होता है, ठीक है। डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट मतलब होता है घाटा, ठीक है। और डेट मतलब होता है कर्जा। इसको ऐसे समझो, ठीक है। डेट मतलब क्या होता है? सपोज करो राम है, राम ने पहले साल में बैंक से लोन लिया 10,000 रुपये का, ठीक है। मतलब ब्याज ब्याज चल रही है, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। फिर दूसरे साल में उसने 20,000 का लोन ले लिया, तीसरे साल में आप देखोगे फिर से 5,000 का ले लिया। तो अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आज की डेट में राम के पास कितना कर्जा है या कितना डेट में है राम, तो आप ये बोलोगे 10,000 प्लस 20 प्लस 5, तो 25 और 10 35, ठीक है। 35,000 का कर्जा है राम के पास, समझ में आ गया। तो ये राम का आज का स्थिति में उसके पास कितना डेट है, समझ में आ रहा है। डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट मतलब होता है इस पर्टिकुलर साल में उसने कितना घाटा खाया। आप बोलोगे राम की आमदनी हुई थी मैम 10,000 रुपये, उसका खर्चा हो गया 15,000 रुपये, तो उसने घाटा खाया है 5,000 रुपये का। वो होता है उसका डेफिसिट। और डेफिसिट निकाला जाता है किसी एक पर्टिकुलर साल का, ठीक है। डेफिसिट जो होता है वो फ्लो होता है, फ्लो मतलब होता है साल दर साल बदलता है। डेट जो होता है वो स्टॉक होता है कि आपका कितना स्टॉक इकट्ठा हो गया, आप कितना अक्यूमुलेट कर लिए हो, ठीक है। डेट मतलब हर साल का डेफिसिट लेते जाओ, जोड़ते जाओ, वही तो आपका कर्जा होगा ना। अल्टीमेटली राम को 10,000 का कर्जा क्यों लेना पड़ा होगा? क्योंकि उसकी आमदनी 10,000 रुपये कम होगी या खर्चे उसके 10,000 रुपये ज़्यादा होंगे। तो जो डेफिसिट था पहले साल का वो 10,000 था, दूसरे साल का 20,000, तीसरे साल का 5,000। तो यही जब आपने टोटल ऐड किया तो टोटल डेफिसिट ऐड करने पे आपको उसका पूरा कर्जा या फिर डेट मिल गया, ठीक है। ये होता है डेफिसिट और डेट। अब अपन चलते हैं अलग अलग तरीके के डेफिसिट्स पे। तो वो कहाँ से निकलते हैं? बेसिकली वो निकलते हैं ऐसे कि हर साल आपका बजट अनाउंस होता है, ठीक है। बजट जो है बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड वर्ड होता है, क्या कहते हैं, फ्रेंच वर्ड होता है, ठीक है। वहाँ से ये वर्ड डिराइव्ड है। और उस फ्रेंच वर्ड का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है ब्रीफ केस। क्योंकि पुराने ज़माने में आपको पता है वो अटैचियाँ नहीं चलती थी छोटी छोटी सी, जो लोग ऑफिस लेके जाते थे, उसमें आप देखोगे बजट रिलीज होता था। आज के ज़माने में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हमारा जो बजट होता है वो लाल एक कपड़े के अंदर बही खाता जो होता है, जिसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी मुंशी जी और मुनीम जी होते हैं अपना पूरा हिसाब बना के रखते हैं, तो उसके अंदर आप देखोगे आजकल बजट पेश किया जाता है। दूसरा है, पहले आप देखोगे बजट जो था उसकी फिजिकल कॉपीज आती थी, लेकिन आजकल जो बजट है वो डिजिटल हो चुका है या फिर पेपरलेस हो चुका है, ठीक है। अब क्योंकि बजट की बात कर रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई 2017 के बाद से बजट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे पहले आप देखोगे प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता था, अब ये क्या होता है? बेसिकली पहले हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन था और प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान निकालता था। तो जो एक्सपेंडिचर इस 5 ईयर प्लान के हिसाब से हैं वो तो होते थे आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर कि प्लान में मेंशन है, और जो उसके अलावा हो रहे हैं वो होते थे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। वैसे ही पहले आपका जो रेलवे का बजट होता था अकेला, वो बेसिकली बाकी जनरल बजट से अलग आता था, लेकिन अब ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन है नहीं, आपने ये मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। फिर तीसरा आप देखोगे पहले जो बजट था वो अप्रैल में आता था, है ना। और आजकल जो बजट है वो 1 फरवरी को आ जाता है, ताकि जब ये पूरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च तक, तब तक अपना आप देखोगे मतलब फरवरी से मार्च तक आप देखोगे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाएगा। और जो भी पैसा चाहिए मिनिस्ट्रीज़ को वो तुरंत उनके पास 1 अप्रैल से, मतलब जैसे ही नया साल शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तब से उनके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो अपन जो पहले सुनते थे ना एक मार्च रश, कि भैया जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको सपोज करो किसी मिनिस्ट्री को 10,000 का बजट मिला था पूरे साल का खर्च करने का, अब उसने पूरे साल में सिर्फ 6,000 रुपये खर्च करे, 4,000 रुपये आप देखोगे उसके बचे हुए हैं। तो वो मार्च में कैसे भी करके 4,000 रुपये खर्च करेगी, ताकि अप्रैल में ऐसा नहीं हो कि उसको ये बोल दे कि आपने 4,000 रुपये पिछले साल कम खर्च किए थे, तब आपको 6,000 रुपये ही मिलेंगे अगले साल। नहीं, वो चाहती है कि उसको 10,000 रुपये ही मिले, तो इसके लिए वो 4,000 रुपये लास्ट में जाके एक महीने के अंदर अंदर फटाफट फटाफट कैसे भी तरीके से मार्च रश करती थी। मतलब मार्च में आप देखोगे सारा पैसा खर्च करने की कोशिश करती थी, इसी को मार्च रश कहते हैं। तो ये जो मार्च रश है ना, ये ना हो, ठीक है। और बेसिकली अपना जो वोट ऑन अकाउंट होता है, अब ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? आप ऐसे समझो कि अगर पहले आपका जो बजट है वो आपने मार्च में या अप्रैल में पेश किया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको पास होने में 2 महीने लगेंगे। अब ये बजट जो है, अपना नया साल 1 अप्रैल से शुरू हो गया, बजट पास हुआ बेसिकली मई में, तो अप्रैल मई के लिए फिर मिनिस्ट्रीज के पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि पुराना पैसा तो उनका लैप्स हो गया ना इधर 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक उनके पास कहाँ से पैसा आएगा? तो उसके लिए आप क्या करते थे? वोट ऑन अकाउंट। बेसिकली सरकार जो थी, पार्लियामेंट जो थी, वो सरकार को मतलब
जो उनको पूरा पैसा लगेगा, है ना, उसका बेसिकली कुछ टुकड़ा, 2 महीने के बराबर उनका टुकड़ा पहले ही, ठीक है, बिना ऐसे होता है ना वोटिंग के पार्लियामेंट से पास करा देते थे, ताकि 2 महीने तक सरकार आराम से खर्च कर पाए, उसको कोई दिक्कत ना हो। पर ये चीज़ भी सही नहीं है ना, बिना आप देखोगे डिस्कशन वगैरह की चीज़ें बस ऐसे ही पास कर दी गई ताकि आपका 2 महीने खर्चा चल सके। अब ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बजट का जो टाइमलाइन है वो शिफ्ट हो गया और अब हम फरवरी में बजट देते हैं। तो फर्स्ट फरवरी से आप देखोगे पूरा 31 मार्च तक का, मतलब 2 महीने मिल जाते हैं सरकार को पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए, वहाँ से आप देखोगे बजट वगैरह पास कराने के लिए, तो मैक्सिमम बजट यहाँ से पास हो जाता है। जहाँ पे नहीं पास हो पाता वहाँ पे आप देखो कि वोटर अकाउंट अभी भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा बजट का प्रक्रिया था। अब मैंने बजट का प्रक्रिया क्यों समझाया है, क्योंकि मुझे आपको डेफिसिट समझाना है। डेफिसिट क्या होते हैं, देखो अपना है ना, दो चीज़ें होती है, एक होता है बजट और एक होता है जीडीपी। जैसे अगर आप इंडिया की जीडीपी की बात करोगे तो वो करीबन $3.5 ट्रिलियन है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैं इस साल के बजट की बात करूँ, ठीक है, तो सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ अभी, कि वो 60 लाख करोड़ का है, जबकि अगर आप जीडीपी देखोगे तो वो कुछ सपोज करो 300 लाख करोड़ की आएगी। समझ में आ रहा है। तो बजट अलग होता है, जीडीपी अलग होता है। जीडीपी तो बेसिकली क्या होता है, जो भी अपन पढ़ते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि भैया ये आपकी फिजिकल बाउंड्री है, इस फिजिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी आपका गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, या फिर उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसको जब आप लेते हो तो वो होता है आपका जीडीपी, ठीक है। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि भैया आपकी कोई बाहर की कंपनी ने आके यहाँ पे कंपनी लगा रखी है, पर क्योंकि वो आपकी बाउंड्री के अंदर है तो वो पैसा भी जो वो प्रोडक्ट्स बना रही है वो पैसा भी आप देखोगे जीडीपी में काउंट होगा। और बजट क्या होता है, बेसिकली वो 1 साल का ब्यूरो होता है किसी भी सरकार का, कि भैया उसकी कितनी आमदनी होगी और कितना खर्चा होगा। अगर मैं बोल रही हूँ उसकी आमदनी होगी तो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से उसकी आमदनी होगी। और ये क्वेश्चन हमेशा फेवरेट होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए, कि भाई सबसे ज़्यादा आमदनी कहाँ से आ रही है, फिर उसके बाद कहाँ से आ रही है, उसके बाद कहाँ से आ रही है। तो अगर आपने मेरा बजट सेशन देखा है तो आप ये इजीली आंसर कर पाओगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। टॉप 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मुझे बताना है कि कैसे आपकी आमदनी जो है, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि सरकार का 1 रुपया आता है तो मैक्सिमम उसमें से कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस ऑर्डर में आप देखोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप मुझे बताओगे सरकार की आमदनी कैसे आ रही है। वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में आप मुझे बताओगे सरकार का मेजर खर्चा कौन सा है, 1 रुपये। और यहाँ पे मैं सेंटर की बात कर रही हूँ, और अगर आप स्टेट का बताओ पाओ, राजस्थान वगैरह का, तो और भी अमेजिंग है, ठीक है। तो 1 रुपये कहाँ से आ रहा है और 1 रुपये कहाँ को जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे बजट जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, जैसे है ना, अभी अगर मैं बोल रही हूँ कि 2026 का बजट आया है, तो 2026-27 का बजट का मतलब होता है कि बेसिकली जो साल अभी शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक का बजट है। तो ये बजट आप देखोगे 1 फरवरी 2026 को आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप बताते हो कि आने वाले साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 रुपये जो अब सरकार की आमदनी यहाँ यहाँ से आएगी और सरकार के खर्चे हम यहाँ यहाँ पे करेंगे। समझ में आ गया। तो ये होता है आपका बजट, कि जो पूरे अगले साल में आपके क्या खर्चे होने वाले हैं, क्या आमदनी होने वाली है, उसका आप एक ब्यौरा देते हो। अब होता क्या है कि जो बजट होता है उसमें होती है दो साइड। या तो आप इसको ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि भैया उसकी आमदनी कितनी है और उसके खर्चे कितने हैं, ठीक है। और आमदनी भी दो तरीके से हो सकती है, या तो रेवेन्यू वाली हो सकती है या कैपिटल पूंजी वाली, ठीक है। खर्चे भी दो तरीके से हो सकते हैं, या तो रेवेन्यू वाले या कैपिटल वाले। मतलब क्या है इसका, भाई रेवेन्यू रिसीट वो आमदनी होती है जो बेसिकली आपको वापस लौटानी नहीं है, मतलब ये बिना कर्जे वाली आमदनी है सरकार की। जैसे सरकार को कोई टैक्स से पैसा आया, कोई फीस से पैसा आया, कोई पेनल्टी वगैरह से पैसा आया, समझ रहे हो। तो ऐसे करके जो भी उनके पास पैसा आ रहा है जो उसको वापस कहीं नहीं लौटाना है, जो सरकार का खुद का पैसा है, वो तो हो गया रेवेन्यू रिसीट, कि रेवेन्यू वाली जो उसकी आमदनी हुई है, ठीक है। और कैपिटल रिसीट क्या होती है, ये वो पैसा है जो सरकार को मिला तो है लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं वापस लौटाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से कर्जे में पैसा लिया है, डेट जो आपने लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया या आपने आरबीआई से लिया, तो वो आपका आमदनी तो है क्योंकि आपको पैसा मिला है, आपकी इनकमिंग हुई है, लेकिन वो कैसी है जो आपको बाद में लौटानी भी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपसे एक्सपेंडिचर की बात करूं तो आपका जो खर्चा हुआ है वो भी दो तरीके का है। एक तो वो खर्चा है जो आपको बेसिकली इसमें मतलब इसमें मैं कैसे बताऊं, इसमें कोई आपकी आमदनी नहीं बन रही है, कोई आपका एसेट नहीं बनेगा बाद में, ये सिर्फ खर्चा है। जैसे सरकार ने कुछ डिफेंस पे कर दिया, सरकार ने आपको पेंशन दे दी, सरकार ने कोई सब्सिडीज दे दी, सरकार अपने लोगों को सैलरी वगैरह देती है, तो इससे कुछ एसेट थोड़ी बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है, या फिर आप देखोगे कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हो जिससे आप फ्यूचर में आमदनी कमा सकते हो, नहीं। लेकिन जो कैपिटल खर्चा हो रहा है, जो उसका पूंजी वाला खर्चा हो रहा है, ये वो खर्चा है जिससे आप देखोगे या तो कोई एसेट बनता है। जैसे आपने सड़क बनाई तो सड़क में नो डाउट आपका खर्चा हुआ है, लेकिन इस सड़क से आप देखोगे सरकार का एसेट बना है, ये सरकार की है सड़क, समझ रहे हो, इस पर कभी बाद में टोल लगा के वो पैसे कमा सकती है। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या हो जाएगा कि भाई आपने क्या करा,
जैसे आपने किसी स्टेट को, आपने किसी दूसरी स्टेट को कर्जा दे दिया, तो आपको, आप ऑब्वियसली आपके पैसे तो खर्च हुए ही हैं, तो खर्चा खर्चा हुआ है, लेकिन एक ऐसा खर्चा है जो वापस आपके पास लौट के आएगा, तो फ्यूचर में आपको आमदनी देगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। इसमें दो चीज़ें होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बजट को डिवाइड करने के मैंने बताया ना दो तरीके हैं, या तो आमदनी या खर्चे, या फिर इसको रेवेन्यू साइड और कैपिटल साइड। अब रेवेन्यू साइड में भी आप या तो आमदनी कितनी है, खर्चे कितने हुए रेवेन्यू के, और कैपिटल साइड में भी आपकी आमदनी कितनी हुई और आपके खर्चे कितने हुए। ठीक है, ऐसे करके आप इसको डिवाइड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अगर अब इसी बजट में से आपके डेफिसिट्स निकलते हैं, तो बजट से आपके 4 डेफिसिट निकलते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, एक होता है इसमें प्राइमरी डेफिसिट, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, और एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, वापस सुन लो, 4 तरीके के डेफिसिट्स होते हैं, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या मतलब होता है? बेसिकली मुझे एक बात बताओ, डेफिसिट मतलब क्या होता है? आपके एक्सपेंडिचर आपकी आमदनी से ज़्यादा है, मतलब आपके एक्सपेंडिचर रिसीट से ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर दो टाइप के थे, एक तो रेवेन्यू वाला था और एक कैपिटल वाला था, करेक्ट है? वैसे ही आपके रिसीट्स दो टाइप की थी, रेवेन्यू वाली थी और कैपिटल वाली थी, करेक्ट है? अब मुझे बताओ, कैपिटल रिसीट्स में एक झोल है। क्या झोल है? कि आपका जो कर्जा है ना, वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है। तो अगर बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो मेरा वित्तीय घाटा है, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं ये बढ़ा दूंगी, कैपिटल रिसीट्स बढ़ा दूं, यानी मैं अपना कर्जा बढ़ा लूं, तो क्योंकि ये नेगेटिव के साथ है, तो मेरा फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा। और हर सरकार चाहती है कि उसका जो राजकोषीय घाटा है वो कम दिखे। तो हर सरकार क्या करेगी? ज़्यादा कर्जा लेके इस नंबर को ऑल्टर करने की कोशिश करेगी, पर वो तो गलत है ना एक्चुअली में, क्योंकि एक्चुअल घाटा तो आपका कर्जे के बिना वाला होना चाहिए ना। भाई कर्जा तो आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको घाटा हो रहा है, अगर आप उस कर्जे को ही इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको ट्रू पिक्चर का भी पता लगेगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो रिसीट्स होती है ना, उसमें आप हमेशा वर्ड सुनते होगे, कैपिटल रिसीट्स नहीं लिखते, वहाँ लिखते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। क्या लिखते हैं? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, मतलब बिना कर्जा जो क्रिएट करने वाली रिसीट्स होती है उसको हटा दो। मतलब टोटल कैपिटल रिसीट्स में से आप जो कर्जे वाली रिसीट है, जो डेट है, उसको हटा दो। तो फिर जो आपके पास कैपिटल रिसीट बचेगी, जो आपकी कैपिटल से होने वाली आमदनी बनेगी, वो आप यहाँ पे ऐड करते हो। ठीक है, उससे निकलता है आपका राजकोषीय घाटा या फिर फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इंडिया का अगर आप देखोगे फिजिकल डेफिसिट, अभी हमारा कुछ 4.4 के आसपास हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 4.5% है, और अभी हम नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं कि हम 4.4 के ऊपर पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये होता है अपना फिजिकल डेफिसिट। फिर प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? अरे भाई, फिजिकल डेफिसिट के अंदर एक चीज़ इंक्लूडेड है। क्या? भाई आपने सपोज करो किसी से आपने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया, तो वो कर्जा जो है वो तो आपका कैपिटल रिसीट है, क्योंकि आपको वापस चुकाना पड़ेगा, लेकिन उस कर्जे पे आप इंटरेस्ट भी तो देते हो। ठीक है, वो इंटरेस्ट क्या है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो इंटरेस्ट से आप देखोगे ना तो कोई आमदनी बढ़ रही है ना ही कोई एसेट बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो इंटरेस्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप इसमें से फिजिकल डेफिसिट में से, हर सरकार ये बोलती है अरे भाई पुरानी सरकार कर्जा लेके चली गई, अब हम उसका इंटरेस्ट चुका रहे हैं, और वो जो इंटरेस्ट है वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये तो हमें जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ज़्यादा हमारा ये वाला पोर्शन बढ़ेगा, ये पोर्शन बढ़ेगा तो हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। तो ये तो गलत है ना भाई, हमें सजा क्यों मिल रही है हमारी पुराने वाली सरकार की? पुराने वाली सरकार ने कर्जा लिया तो उसका हमें क्यों भुगताना पड़ रहा है? हमारा डेफिसिट तो इतना है ही नहीं। तो इसलिए एक नया नंबर, एक नया डेफिसिट या घाटा का नंबर बनाया गया, उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है कि आपका जो राजकोषीय घाटा है उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दो, सिर्फ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेसिकली जनरली ये होता है, सपोज करो कि अपना 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उसके बाद एनडीए की सरकार आई। अब यहाँ पे भी कुछ फिजिकल डेफिसिट था, राजकोषीय घाटा यहाँ पे भी था। ठीक है, घाटा, इन्होंने कुछ कर्जा लिया था उसका इंटरेस्ट चुकाना है, ये भी आगे कर्जा लेंगे उसका इंटरेस्ट चुकाएंगे, लेकिन इनको पुराना जो कर्जा लिया गया है उसका भी इंटरेस्ट चुकाना है। तो वो ये बोल रहे हैं, आपने बता दिया कि हमारा फिजिकल डेफिसिट सपोज करो 5% है, बट एक्चुअली में मेरा 5% है ही नहीं, इसमें से 2% तो अकेला मैं इस पुरानी वाली सरकार का इंटरेस्ट भर रहा हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या होना चाहिए? तो आपके द्वारा लिया गया कर्जा कितना है, आप कितना घाटा क्रिएट कर रहे हो? ठीक है, तो वो ये बोलेंगे कि भाई इस 5 में से जो इंटरेस्ट पे मेरा पैसा जा रहा है वो माइनस कर दो, तो उससे मेरा जो एक्चुअली में मेरा डेफिसिट है वो निकल के आएगा, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, जिसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर दोगे तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है।
फिर आते हैं अपने पास रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट का सीधा सीधा मतलब है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू के जो रिसीट्स हैं आपके वो कम हैं, और ये हमेशा होता है। इंडिया में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और हमारा रेवेन्यू रिसीट्स जो होता है, हमारे पास जो पैसा आ रहा है, हमारी रेवेन्यू में आमदनी हो रही है, ठीक है, टैक्स से नॉन टैक्स से, वो कम हो रही है। खर्चे हमारे ज़्यादा हैं क्योंकि सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज़ है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? अब ये देखो कमाल, कई बार क्या होगा, इधर देखो, आपने सपोज करो कि यहाँ से देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है लोन और एक होता है ग्रांट। लोन क्या होता है? जैसे आज आपने किसी को कर्जा दिया या लोन दिया तो आप बेसिकली उससे ब्याज भी लोगे, प्लस कुछ सालों बाद आप अपना पैसा भी वापस लोगे, ठीक है। वो आपने पैसा उसको सिर्फ कुछ समय के लिए दिया है, जिस पे भी आप कुछ इंटरेस्ट कमा रहे हो। ग्रांट क्या होता है? जैसे अपने को वर्ल्ड बैंक, जीका है ना, यहाँ से मिलता है। ये वो एजेंसीज है जो हमें फ्री में पैसा दे देती है कि सपोज करो इंडिया को पैसे की ज़रूरत है, हमने 400 करोड़ यूं ही दे दिए। इसका ना तो कोई हमें कुछ ब्याज देना है, ना ही हमें पैसा वापस लौटाना है, ये हमें ऐसा गिफ्ट की तौर पे मिलता है। जैसे आपको लिफाफे में पैसे मिलते हैं ना, वो लिफाफे वाले पैसे क्या होते हैं? वो कोई कर्जा नहीं होते जो आपको लौटाना है, वो बेसिकली आपके, आप चाहो तो वापस किसी को दे देना, नहीं चाहो तो वो कंप्लीटली आपका पैसा है, ठीक है। तो ये जो ग्रांट्स होते हैं ना, लोन्स तो हमारा इसका पार्ट होता है, कैपिटल रिसीट्स का, क्योंकि हमें ये वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी आमदनी है, लेकिन ये छुट्टी पुट्टी आमदनी है जो हमें वापस लौटानी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा ग्रांट होता है ना, वो होता है हमारे रेवेन्यू का, रिसीट्स का पार्ट, क्योंकि ये हमें किसी को देना नहीं है वापस, ठीक है। अब मुझे बताओ, कई बार हो सकता है कि सेंटर भी स्टेट्स को ग्रांट देती है, करेक्ट है। अब कई बार क्या होता है, सपोज करो कि राजस्थान को ग्रांट में 10 करोड़ रुपए मिले, उस 10 करोड़ में से राजस्थान ने डिसाइड किया कि मैं 4 करोड़ की सड़क बनाऊंगी। बस सड़क पे अगर आप खर्चा कर रहे हो तो वो कैसा खर्चा है? कैपिटल वाला, ठीक है। लेकिन वो काउंट कहाँ पे हो रहा है अभी? रेवेन्यू में, ठीक है। तो ऐसे खर्चे, ठीक है, जो एक्चुअली में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब वो ग्रांट्स का पार्ट नहीं है, वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कैपिटल का पार्ट हो गए, कैपिटल वाली चीज़ का पार्ट हो गए, पूंजी का पार्ट हो गए। तो उसको फिर अपन रेवेन्यू डेफिसिट में से हटा देंगे तो अपने को इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट में से जब आप माइनस कर देते हो वो पैसा जो स्टेट्स को ग्रांट के फॉर्म में मिला, बट उन्होंने उसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की तरह कोई एसेट बनाने वगैरह में यूज़ किया है, उसको अपन माइनस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये कुछ नंबर्स हैं, जैसे 4.5 हो गया आपका, 1.5 के या 1.6 के आसपास याद कर लो, फिर 0.7 है और 0.3 है, ठीक है। तो ऐसे चलती है अपनी गणित, ये सारे डेफिसिट ऐसे ऐसे जाते हैं। अब आपका काम ये है, क्योंकि मैंने बजट सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसमें से कौन सा नंबर कौन सा है। आपको क्या लगता है कि अब इंडिया का फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, है ना, इफ अपना प्राइमरी डेफिसिट कितना है, अपना रेवेन्यू डेफिसिट कितना है और अपना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, ये आप मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। तो यहाँ से मैंने आपका डेफिसिट, डेट, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी, तो अपना डेफिसिट वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट चीज़ पे, वो है आपका FRBM एक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आई थिंक हर किसी से बार बार पूछा जाता है, ये इनका शायद फेवरेट टॉपिक सा ही लगता है, ठीक है। FRBM एक्ट क्या होता है पहले ये समझो। देखो, पहले तो FRBM की फुल फॉर्म समझो, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। क्या बोला मैंने? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक्ट जो था ये 2003 में आया था, फिर NK सिंह पैनल बना था 2017 में, और उन्होंने वापस से आप देखोगे FRBM के नए, आप देखोगे गाइडलाइंस दिए थे। ये FRBM एक्ट लाया क्यों गया था पहले ये समझो। होता क्या था कि सपोज करो अपनी सरकार है, सरकार ने बहुत सारे खर्चे कर दिए है ना, बोल दिया कि हम फार्मर्स का ऋण माफ़ कर देंगे, हम महिलाओं का ऋण माफ़ कर देंगे, लोन वेवर स्कीम चालू कर दी। उससे क्या होता है, सरकार को पैसा वापस नहीं आएगा, लोगों ने लोन तो लिया लेकिन सरकार को पैसा वापस नहीं आएगा। आप बोलोगे मैम लोन तो उन्होंने बैंकों से लिया। अरे भाई, जब सरकार ने कोई स्कीम अनाउंस करी, बैंक ने सपोज करो किसी महिला को 2 लाख रुपए दिए, सरकार ने बोला कि सारी महिलाओं का हमने ऋण माफ़ कर दिया है, तो आपने 2 लाख रुपए आप सरकार बैंक ने वसूलने बंद कर दिए। तो ये 2 लाख की जो अपनी वो होती है लाइबिलिटी या उत्तरदायित्व, वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा? सरकार पे। तो सरकार इन बैंकों को भरती है। अल्टीमेटली क्या कर रही थी? सरकार भर रही थी। क्या सरकार के पास इतना पैसा है क्या? नहीं। तो सरकार क्या करेगी? इस पैसे के लिए आगे लोन लेगी, ठीक है। अब सरकार क्या करती थी, क्योंकि वो अगर ज़्यादा कर्जा लेती तो ऑब्वियसली बुरी बनती है ना, उसको आप देखोगे ज़्यादा मतलब होता है ना, नोटिस में आ जाती। तो वो क्या करती थी, वो बेसिकली RBI को बोलती थी आप एक काम करो, ज़्यादा पैसे प्रिंट कर दो,
आप करेंसी प्रिंट कर दो, ठीक है। तो पहले ना ये चलता था, जहाँ पे सरकार क्या करती थी, आरबीआई से बेसिकली पैसे प्रिंट कराती थी। बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा रुपी मार्केट में आएगा उतना ज़्यादा रुपी का सप्लाई बढ़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो रुपी की डिमांड ऐसी है और सप्लाई ऐसी है, तो रुपी आप देखोगे डॉलर के मुकाबले यहाँ पे है। लेकिन सडनली आपने क्या करा, रुपी की सप्लाई बढ़ा दी, तो आपने यहाँ कर दी, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, डॉलर महंगा हो गया, रुपी सस्ता हो गया। तो इस वजह से क्या होता था, मार्केट में इन्फ्लेशन भी आता था। प्लस आप देखोगे कि लोगों की जो हैबिट्स थी वो भी खराब हो रही थी, है ना, बैंकिंग हैबिट्स। और साथ में आप देखोगे बैंकों को भी बहुत घाटा होता था। बैंकों को कोई सरकार तुरंत थोड़ी पैसा दे देगी, लेकिन उनको तो तुरंत पैसा अगर वो रिकवर कर लेते तो वो उसको यूज़ कर लेते आगे और लोन बांटने में। लेकिन सरकार ने बोला वसूली मत करो, उन्होंने भी वसूली नहीं करी, अब वो सारा पैसा अटका हुआ है। सरकार देगी ज़रूर, लेकिन कब देगी वो गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस चक्कर में आप देखोगे बहुत इश्यूज खड़े होने लग गए थे। और साथ में क्योंकि आप करेंसी प्रिंट कर रहे हो, तो ये कोई अच्छी हैबिट तो है नहीं, ये तो आप गलत कल्चर बिल्ड कर रहे हो, कि आप तो उल्टा ये मार्केट पे फैला रहे हो कि ठीक है, कल कोई भी सरकार आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करो, आप कैसी भी स्कीम चलाओ, जैसी मर्जी है वैसी जैसे चला लो, और आप आरबीआई से पैसे प्रिंट करा लेना। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए ही आपने सुना होगा कि 1997 में क्या हुआ था, सॉरी, 1997 में वेज एंड मीन्स एडवांसेस आए थे, ठीक है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो आपने सुना भी होगा, इस साल राजस्थान का जो बजट था उसमें अलग से बताया है कि हमने कितना पैसा वेज एंड मीन्स एडवांसेस से उठाया था, ठीक है। ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं, एक तरीके से आपने एक फैसिलिटी शुरू करी जहाँ पे स्टेट और सेंटर वो आरबीआई से पैसे मांग सकती है जब जब उनको शॉर्टफॉल फील होता है। जैसे आप आपको कभी कोई शॉर्टफॉल फील होता है पैसे का, आपको लगता है कि आपको पैसे चाहिए, तो आप अपने भाई बहन, पेरेंट्स या फ्रेंड से मांगते हो ना, वैसे ही समझ लो। ऐसे कोई फ्रेंड्स, पेरेंट्स या भाई बहन की फैसिलिटी समझ लो आरबीआई ने खोल रखी है, जहाँ पे स्टेट या सेंटर जब उनको आप देखोगे थोड़े पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके पास पैसे कम है, खर्चा ज़्यादा होना है, ठीक है, उस समय पे आप देखोगे वो आरबीआई से पैसे उठा सकते हैं, ठीक है। पर आरबीआई प्रिंट नहीं करेगी करेंसी, ये याद रखना। आरबीआई उनको पैसे उधार पे दे रही है, वापस लेगी उनसे पैसा, ठीक है। उसमें भी आप देखोगे वेज एंड मीज एडवांसेस जो होते हैं उसमें भी दो तरीके से आरबीआई आपको पैसा देती है। एक होता है कि आपने कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या ऐसी कोई चीज़ आपने, अपन बोलते हैं ना, सिक्योरिटी के फॉर्म में रखी है, आपने गारंटी के फॉर्म में रखी है। और एक होता है कि जहाँ पे आपने बिना सिक्योरिटी वाला पैसा लिया है, तो सिक्योरिटी वाला पैसा आपको कम ब्याज दर पे मिल जाएगा, क्योंकि पता है आरबीआई को कल आप पैसे लौटाओगे नहीं, तो वो सिक्योरिटीज़ है ना उसके पास, वो बेच के अपना पैसा ले लेगी। और अगर आपने बिना सिक्योरिटी वाला पैसा लिया है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा, ज़्यादा ब्याज दर पे मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, इसमें ये होता है कि वैसे तो आपको पैसा जो था वो 1 या 2 महीने के लिए मिलता, लेकिन आपने क्या करा, आपने बोला नहीं मैं अभी तो चुका नहीं पाऊंगा, मुझे अब 1 महीने के लिए और चाहिए, तो इसको अपन बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। मतलब आपको 1 महीने के लिए दिया गया था, क्योंकि आप चुका नहीं पा रहे हो तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो। तो उस केस में भी अगर आप नॉर्मल टाइम पीरियड के लिए लेते हो तो आपको कम ब्याज दर लगती है, अगर आप ओवरड्राफ्ट के लिए ले रहे हो तो आपको ब्याज दर बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे चलता है वेज एंड मीज एडवांसेस, और ये 1997 में आया था। अल्टीमेटली एम यही था कि सरकार जो है वो आरबीआई के सामने कभी भी जाके हाथ ना फैला के, ये नहीं कि आरबीआई को बोल देगी आप प्रिंट कर लो करेंसी। तो मैंने आपको उसके डिसएडवांटेज बता ही दिए थे कि अगर आप प्रिंटिंग करते हो करेंसी के तो क्या डिसएडवांटेज है। इसी के तर्ज पे आगे बढ़ते हुए आप देखोगे एफआरबीएम एक्ट लाया गया था 2003 में। अब इस एफआरबीएम एक्ट के अंदर क्या गया कहा गया था और ये क्यों लाया गया था, बेसिकली इसका आइडिया ये था, एक मिनट अपन आगे बढ़ते हैं। इसका आइडिया ये था कि हमें सरकार को फिजिकली रिस्पॉन्सिबल बनाना है और बजट का अच्छी तरीके से मैनेज करना है। कहने का मतलब ये था, इसने कुछ टारगेट रखे थे कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको हमें 3% पे ले जाना है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो इफेक्टिवली जीरो ही कर देना है, ठीक है। सरकार को बेसिकली बजट के टाइम पे उसके रेवेन्यू के खर्चे जो हैं वो उसके आमदनी के बराबर ही होने चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्लस आपने बोला था कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है अपना वो 60% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। प्लस आप देखोगे इसमें बोला था कि 3 स्टेटमेंट्स जो होगी सरकार अब रिलीज करेगी, जब भी बजट देगी तो उसके साथ 3 स्टेटमेंट्स और देगी। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कैसा चल रहा है अभी, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, वो सारी चीज़ें। ये मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट कि मीडियम टर्म में, जैसे आप सपोज करो 5 साल का कार्यकाल है तो 2.5 साल में आपने क्या क्या अचीव किया है वो सब दोगे, ठीक है, मीडियम टर्म। और एक होता है आपका फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी, कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है फिजिकल पॉलिसीज रिलेटेड, ठीक है। मतलब आपकी आमदनी कैसे आएगी, टैक्सेस कैसे रहेंगे, इन्फ्लेशन कैसे रहेगा, तो फिजिकल पॉलिसी जो भी होती है उससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें यहाँ पे बताओगे। तो ये 3 स्टेटमेंट्स उनको कंपलसरी कर दिया, इसलिए आप देखोगे कि जब अपना बजट आता है तो बजट के साथ साथ ये 3 स्टेटमेंट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें बोली थी एफआरबीएम एक्ट 2003 पे। फिर क्या प्रॉब्लम हुई इंडिया के साथ, इंडिया के साथ प्रॉब्लम होती है कि इंडिया के साथ नहीं पूरे विश्व के साथ ही 2008 में आता है ग्लोबल रिसेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, रिसेशन की जगह उसको बोल के आते हैं डिप्रेशन।
डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन आज तक सिर्फ 1930s में ही आया है, मतलब पिछले 100-200 सालों में। 2008 वाला था रिसेशन। इसको अपन सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस। ठीक है, इसको अपन मॉर्गेज क्राइसिस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो कि 2008 में ये जो सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस होता है इसका मतलब क्या था, मॉर्गेज क्राइसिस का मतलब क्या था। ठीक है, तो ये डिप्रेशन आ गया तो ऑब्वियसली सारी कंट्रीज आप देखोगे व्यापार पूरा खत्म सा हो गया था, है ना। जो भी आमदनी थी वो रुक गई थी, तो सारी सरकारों के जो भी इंडिकेटर्स थे सब फेल हो गए, तो इसलिए अपना FRBM एक्ट भी था वो फेल हो गया। फिर अपन आते हैं कट शॉर्ट करो 2017 में, जहाँ पे अपन ने NK सिंह पैनल बनाया था। उस NK सिंह पैनल ने FRBM एक्ट को स्टडी किया और उसको बेसिकली रिवाइज करके बताया अब आपके नए टारगेट्स क्या हैं। ठीक है, नए टारगेट में उन्होंने बोला कि जो अपना फिजिकल डेफिसिट है वो तो हमें 3% ही करना है। अभी उस टाइम पे आई थिंक कुछ 4.5 या 5% ऐसे कुछ था। तो यहाँ से 3% कैसे पहुंचेंगे, उसका उन्होंने बोला कि हम ग्लाइडिंग पाथ लेंगे। ग्लाइडिंग पाथ का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि आपको इस पॉइंट से यहाँ पे आना है तो आप ऐसे चले जाओ, और एक होता है आप बेसिकली ऐसे जाओ फिर ऐसे चलो, फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे चलो, फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे चलो, फिर ऐसे जाओ। ठीक है, तो पहुंचोगे आप अंत में यहीं पे ही, लेकिन आपका जो पाथ है वो अलग है। जहाँ पे आप धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो वो होता है आपका ग्लाइडिंग पाथ, और जहाँ पे आप एकदम से जा रहे हो वो तो आपको पता ही है कि बर्बादी की राह होती है। तो हमने बोला हम धीरे धीरे हर साल थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो 3% तक हम पहुँच जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि रेवेन्यू डेफिसिट पहले जीरो करना था, अब रेवेन्यू डेफिसिट जीरो नहीं करना, ये 0.8% करना है ऑफ GDP। ठीक है, 3% किसका है? GDP का, इंडिया की। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है ना वो हमें जीरो करना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जीरो नहीं करना, अब हमें क्या करना है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, वो जीरो करना है। वैसे डेट टू GDP रेशियो हमें 60% करना है, मतलब जो भी हमारा डेट है वर्सेज जो हमारा GDP है वो हमें 60% करना है। प्लस इसने बोला कि आपके इकोनॉमी को कैसे रन करोगे, कौन सा इंडिकेटर होगा जो हमारा प्राइम इंडिकेटर होगा, जो अपन बोलते हैं ना कि बताएगा कि हाँ इकोनॉमी अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, जिसको देख के हम तुरंत बता पाएंगे। तो वो पहले था फिजिकल डेफिसिट, मतलब NK सिंह पैनल ने फिजिकल डेफिसिट को बनाया था कि आप इसको स्टडी करोगे। राजकोषीय घाटा जो होता है वो आपका मेजर कंसर्न होना चाहिए, आप उसको देख के बताओगे कि हम कैसे चल रहे हैं। याद रखना इस साल के बजट में ये चेंज हो चुका है, सरकार ने फिजिकल डेफिसिट से डेट की तरफ चली गई है। अब हम डेट टू GDP जो होता है उसको देख के बताएंगे कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपने फिजिकल डेफिसिट को अपना प्राइम इन नंबर बना लिया था स्टडी करने के लिए। आपने फिजिकल डेफिसिट बताया आपको कितना रखना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, डेट टू GDP रेशियो कितना होना चाहिए। ठीक है, मेजर मेजर। और इसमें साथ में आपने एक दिया था एस्केप क्लॉज। अब ये एस्केप क्लॉज क्या होता है? एस्केप क्लॉज होता है जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, आपका कोई वॉर ही हो गया जैसे रशिया यूक्रेन में हो गया, या फिर आप देखोगे मानसून ही नहीं आई 2-3 साल, आप देखोगे ड्रॉट पड़ गया, एग्रीकल्चर आउटपुट पूरा गिर गया। ऐसी इमरजेंसी घातक सिचुएशंस में आपको एक एस्केप क्लॉज मिलता है, जहाँ पे जो भी आपके टारगेट्स हैं उससे आप 0.5% भटक सकते हो। ठीक है, कितना भटक सकते हो? 0.5%, ज़्यादा नहीं भटकना है, 0.5% भटक सकते हो, लेकिन वो अलाउ किया जाएगा अगर सर्टेन कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं तो। ठीक है, ये था आपका बेसिकली NK सिंह पैनल का रिकमेंडेशंस। तो आपने पुराना FRBM एक्ट भी देख लिया, आपने नया NK सिंह पैनल वाला भी देख लिया, और आपने साथ में ये भी देखा कि अब हम डेट टू GDP को अपना इंडिकेटर बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपन GST और उसके फ़ायदे पे, और GST क्या है, GST 2.0 क्या है, वो सारी चीज़ें अपन यहीं पे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ GST के ऊपर। ओके, GST क्या होता है? GST का नाम है आपका सेवा कर। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, या फिर इसको अपन गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं। ये क्यों लाया गया था? बेसिकली एक तो याद रखना है, एक विजय केलकर कमेटी, जी विजय केलकर कमेटी है, 2003-4 के आसपास बनी थी। ये कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि इंडिया में एक हाई टाइम है कि हमें एक वन नेशन वन टैक्स की तरफ जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? पहले क्या होता था और GST क्यों लाया गया, और GST है क्या? देखो, टैक्सेस जो होते हैं ना वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये होता है प्रत्यक्ष कर और ये होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो बेसिकली आपने जिस पे लगाया है वो ही इस पैसे को भरेगा। जैसे इनकम टैक्स मेरे पे लगा है मैं ही भरूंगी, कॉर्पोरेट टैक्स जिस कंपनी पे लगा है वही भरेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो आप शेयर मार्केट में जिसने खरीदा या बेचा है उसी पे लगेगा। ठीक है, गिफ्ट टैक्स जिसने लिया है उस पे लगेगा, वेल्थ टैक्स जिसकी वेल्थ है उस पे लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे टैक्सेस जो बेसिकली जहाँ पे जो टैक्स का बर्डन है, जिस पे इंसिडेंस पड़ रहा है टैक्स का, उसी पे पड़ेगा टैक्स का बर्डन, वो होता है डायरेक्ट टैक्सेस या प्रत्यक्ष कर। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? बेसिकली जिस पे लगाया गया है, ठीक है, वो इसको ना भर के कोई और भर रहा है। कहने का मतलब है जैसे आपका GST है, ठीक है, GST किस पे लगता है? सामान के
सप्लाई पे, ठीक है। सप्लाई कौन कर रहा है? बेसिकली सपोज करो ये पार्ले जी का मैन्युफैक्चरर है, तो पार्ले जी ने मैन्युफैक्चर करके इसको सप्लाई किया किसी दुकानदार को, तो लगना तो सप्लायर पे यानी इस मैन्युफैक्चरर पे था, लेकिन इसने पूरा टैक्स शिफ्ट कर दिया दुकानदार पे और दुकानदार ने शिफ्ट कर दिया आखिर पे कंज्यूमर पे। तो जो पार्ले जी का एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग 13 रुपये का था, उसमें जो 3 रुपये टैक्स लगा वो अल्टीमेटली किसने भरा? क्योंकि हमने पार्ले जी का पैकेट खरीदा, वो 16 रुपये का आया, तो बेसिकली हमने भरा, ठीक है। तो लगाया किस पे था? सप्लायर पे। भर कौन रहा है इसको? कंज्यूमर। समझ में आ रहा है क्या ये? तो बेसिकली जो टैक्स बर्डन है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। टैक्स इंसिडेंस किसी और पे था, बर्डन किसी और पे पड़ा। ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी क्या है? एक तरीके से आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जिसके आपने नाम सुने होंगे? जीएसटी के पहले आप देखोगे कुछ टैक्सेस थी जो सेंटर लगाती थी, कुछ टैक्सेस थी जो स्टेट लगाती थी, ठीक है, और कुछ टैक्सेस आपकी लोकल बॉडीज लगाती थी। एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सेंटर जो है बेसिकली आपका एक्साइज ड्यूटी लगाता था। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। जैसे आप पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, है ना, पेट्रोल जो रिफाइनिंग वगैरह होती है उस पर लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और वो आज भी लगता है क्योंकि पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें जीएसटी से बाहर है, ठीक है। वैसे ही सेंटर लगाता था बेसिकली आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स। सपोज करो कि आपने आंध्र प्रदेश से सामान महाराष्ट्र में भेजा, तो क्योंकि आप इंटर स्टेट बेच रहे हो तो आपका सेंटर लगाता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। वैसे ही अगर आपने कोई सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो इंपोर्ट टैक्स हो जाएगा, एक्सपोर्ट टैक्स हो जाएगा, आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी हो जाएगा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी हो जाएगा, है ना, सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की। तो ये सारी चीज़ें आपका सेंटर लगाता था, ठीक है। वैसे ही स्टेट्स आपके क्या टैक्स लगाता था? स्टेट लगाता था जैसे आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, गैम्बलिंग टैक्स, बेटिंग हो गया, है ना, या फिर आपका वैट हो गया, ठीक है। तो ये सारे टैक्सेस जो था वो स्टेट लगाता था। लोकल बॉडीज जैसे आपका चुंगी टैक्स, ऑक्ट्रॉय वगैरह हो गया, है ना, ये सारे टैक्सेस आप देखोगे आपकी लोकल बॉडीज लगाती थी। अब इस जीएसटी ने क्या किया और जीएसटी क्यों लाया गया? बेसिकली हो क्या रहा था, आप ये समझो कि सपोज करो आपने कोई सामान सपोज करो आप ये पहले सुनते होगे कि भाई कोई गाड़ी जो थी वो दिल्ली में सस्ती थी और आप देखोगे कोई सामान जो है सेम सामान वो महाराष्ट्र में महंगा है, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल डिफरेंस आ रहा है ना प्राइस में, तो प्रोडक्शन तो सेम कंपनी ने किया। मारुति की सपोज कार दिल्ली में सस्ती है, महाराष्ट्र में महंगी है, तो ऐसा क्यों होता था? जनरली आप देखोगे 1-2 लाख रुपए का डिफरेंस जो होता था वो टैक्स की वजह से आता था, कि दिल्ली की सरकार जो है वो टैक्स कम लगाती है, महाराष्ट्र की सरकार जो है वो टैक्स ज़्यादा लगाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो एक नेशनल मार्केट होता है वो डिस्टॉर्ट होता है। प्लस क्योंकि आप देखोगे जैसे अपने यहाँ पे आपने कोई सामान खरीदा, आपने आगे बेचा, फिर आपने इसको आगे बेचा, फिर आपने इसको आगे बेचा। आप सपोज करो कि आपने 100 रुपये का सामान था, उस पर आपने 10 रुपये यहाँ टैक्स भर दिया, ये आगे गया 120 रुपये का बन गया, ठीक है। इस पर 20 रुपये टैक्स बना, क्योंकि आप 10 रुपये भर चुके थे तो आपने एक्चुअली 10 रुपये ही भरा आगे, ठीक है। फिर ये आगे जो सामान था बेसिकली सपोज करो 200 रुपये का हो गया। अब ये 200 रुपये पे आपको जो टैक्स भरना है वो 50 रुपये है, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे 10 + 10 पहले भर चुके हो तब आपको सिर्फ 30 रुपये ही भरना है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके हुआ क्या, पहले जैसे अभी तो क्या हो रहा है कि आपने जो पैसा पहले भर दिया है टैक्स के फॉर्म में वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह मिल जाता है, आपको आईटीसी या इनपुट की तरह मिल जाता है, तो आपको वो पैसा नहीं भरना पड़ता दोबारा, आपको सिर्फ आगे जो भरना है पैसा टैक्स का रिमेनिंग अमाउंट वही भरना है। लेकिन पहले क्या होता था, ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। आपका सपोज करो 120 रुपये का माल है, आपको 20 रुपये टैक्स भरना है, तो आपने 10 रुपये चाहे पहले किसी ने भर दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप फिर से 20 रुपये बढ़ोगे। इससे क्या होता था कि आर्टिफिशियली जो दाम थे ना चीज़ों के वो बढ़ जाते थे, तो जो नेक्स्ट स्टेज में जो चीज़ 200 की मिलनी चाहिए थी वो 250 की मिल रही थी। इसको अपन बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस या फिर टैक्स ऑन टैक्स, कि टैक्स के ऊपर भी, क्योंकि 10 रुपये तो टैक्स था ना इसके अंदर, तो एक्चुअल वैल्यू तो इसकी 90 रुपये हो गई, लेकिन आप फिर से 100 रुपये पे टैक्स 20 रुपये ऐड करके फिर टैक्स लगा रहे हो, तो आप टैक्स ऑन टैक्स लगा रहे हो, कास्केडिंग हो रही है टैक्सेस की, जिस वजह से आप देखोगे आपके सामान जो थे वो महंगे हो जाते थे, इन्फ्लेशन ज़्यादा था इंडिया में। प्लस आप देखोगे इंटरस्टेट डिफरेंसेस आते थे, ठीक है, व्यापार करने में तकलीफ होती थी, इस स्टेट का कंप्लायंस अलग है, इस स्टेट का कंप्लायंस अलग है। आपने वैट लिया यूपी का अलग है, वैट महाराष्ट्र का अलग है, इससे आप देखोगे टैक्स टेररिज्म होता है। इससे आप देखोगे जो अथॉरिटीज़ वगैरह होते हैं वो आपके दरवाजे पे आते हैं, बार बार आते हैं, फिर आपको पता है इंडिया में करप्शन, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, वो सारी चीज़ें तो अलग ही थी। इस वजह से आप देखोगे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में नहीं आना चाहते थे, ठीक है। व्यापार करना बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका था, छोटी छोटी कंपनियों को तो परे ही था, क्योंकि उनको कंप्लाइंसेज में इतना सारा कॉस्टिंग लग जाएगा कि उनके बस का नहीं था। तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आप देखोगे एक नई चीज़ आई जिसको हम बोलते हैं जीएसटी या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इस टैक्स में क्या पढ़ते हो आप? बेसिकली आप चाहे आप वस्तु बेच रहे हो चाहे आप सर्विसेज बेच रहे हो, सर्विसेज जैसे
एजुकेशन सर्विसेज हो गया, लीगल सर्विसेज हो गया, अकाउंटिंग सर्विसेज, कुछ भी तरीके की सर्विसेज हो गई। तो ये दोनों चीज़ें जो है मिला के अब आपने रेट फिक्स कर दी कि भैया आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, सब जगह आपको अब एक ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो जीएसटी लाने के लिए, क्योंकि आप देखोगे सेंटर और स्टेट दोनों की अलग अलग पावर थी अलग अलग जगह पे, अब आपने क्या करा, आपने बेसिकली टैक्सेस को कंबाइन किया कि भैया कुछ स्टेट के टैक्सेस, कुछ सेंटर के टैक्सेस और कुछ लोकल बॉडी के टैक्सेस, ये सब हटा के अब बस एक ही टैक्स लगेगा जिसको अपन जीएसटी बोलते हैं। तो पहले जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, है ना, आपका सर्विस टैक्स लगता था, आपकी बेसिक एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी, आपके काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती थी, ठीक है, आपके एंटी डंपिंग ड्यूटी मिलती थी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि मैंने ये बहुत बार पहले भी बताया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या फ़र्क है। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो पहले सेंटर के जो इतने सारे लगते थे, प्लस स्टेट में आप देखोगे बेटिंग, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट, है ना, और आपका वैट। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स भी आ जाएगा सेंटर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, लोकल बॉडीज़ का ऑक्ट्रॉय, चुंगी, है ना, ये सारी चीज़ें अब आपने हटा दी और इसकी जगह अब आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना है जो है आपका जीएसटी। ठीक है, तो अब जीएसटी के बारे में आपको पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, जीएसटी अगर आप देखोगे इसने करीबन 17 टैक्सेस को अपने अंदर कंज्यूम किया है, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज़ के। कुछ टैक्सेस जो अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, या व्हीकल्स पे जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह लगती है वो हो गया, या फिर आप देखोगे बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगती है ना वो हो गया। ये सब अभी जीएसटी के अंदर नहीं है। दूसरा, क्या जितने भी इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो जीएसटी के अंदर है? नहीं। तो बेसिकली आपने 5 पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये आप देखोगे जीएसटी के अंदर नहीं है ये बेसिकली। लेकिन जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ये जीएसटी काउंसिल को पावर दी गई है कि वो कभी भी चाहे तो इन 5 वस्तुओं को अपने अंदर ले सकती है। ठीक है, जीएसटी के अंदर ला सकती है। लेकिन अभी आप देखोगे इन पे क्या लगता है, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, इन पे आप देखोगे आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह लगता है, प्लस वैट लगता है। ठीक है, और बाकी अदर टैक्सेस लगते हैं, सरचार्जेस और ये सारी चीज़ें। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे जो अल्कोहल होता है ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ये कम्प्लीटली जो अपना लिकर होता है ना ह्यूमन कंजम्पशन वाला, वो आप देखोगे जीएसटी से बाहर है। समझ में आ गया आपको? तो ये जीएसटी से बाहर है, ये जीएसटी काउंसिल भी अंदर नहीं ला सकती। ये तो आप देखोगे प्रॉपर संविधान में जब चेंजेस होंगे उसी के बाद आप देखोगे ये अल्कोहल इसके अंदर लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स का मेजर रेवेन्यू जो होता है वो इसी से आता है और सारी स्टेट्स ने मना कर दिया था कि हम इसको जीएसटी के अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आप देखोगे जीएसटी के अंदर नहीं आता। ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब आता है कि जीएसटी क्या है। जीएसटी के आप देखोगे प्रॉपर कुछ इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल संविधान के पता होने चाहिए। तो देखो आर्टिकल 269, ठीक है, पहली बात तो क्योंकि जीएसटी अभी आया है ना, कौन से संशोधन से? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कब से लागू हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये कुछ डेट्स हैं जो पता होनी चाहिए। तो इसमें आप देखोगे क्योंकि संविधान पहले एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप कुछ नई चीज़ें लगाते हो तो उसमें आप देखोगे ये तो मूल आर्टिकल हो गया, इसके आगे ए बी सी ऐसे जोड़ते जाते हो। ठीक है, तो जीएसटी वाले जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 246A, 269A, 279A, ऐसे। ठीक है, आर्टिकल 246A क्या है? बेसिकली ये बताता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स जो अपना कर होता है, टैक्सेस होता है, उसके लिए कानून बना सकते हैं। 269A में ये बोला है कि जो पार्लियामेंट है उसी के पास पावर है जो इंटर स्टेट अपना सप्लाई होता है। इंटर स्टेट आप देखोगे गुड्स का या सर्विसेज का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो पावर है टैक्सेशन की वो किसके पास है? वो है अपनी पार्लियामेंट के पास। ठीक है, लॉज बनाने की। और 279A के अंदर है आपका जीएसटी काउंसिल। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है? जीएसटी काउंसिल पहले तो आपकी एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, जो बेसिकली सेंटर प्लस सारी स्टेट्स से कंबाइन और प्लस यूटी विद जिनके पास लेजिस्लेचर है, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इन तीनों प्लस स्टेट्स प्लस सेंटर के कंबाइंड बॉडी है जो जीएसटी रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए बनाई गई है। मतलब क्या है इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपका जो हेड होता है, ठीक है, अरे एक मिनट, जो आपका हेड है वो तो है आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इस वक्त निर्मला सीतारमण। उनके नीचे होता है यूनियन का जो स्टेट मिनिस्टर होता है फाइनेंस का वो। ठीक है, प्लस आप देखोगे जितनी भी स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, प्लस आप देखोगे जो यूनियन टेरिटरीज इनके पास
खुद की विधानसभा या लेजिस्लेचर है वो, ठीक है, उन सब के आप फाइनेंस मिनिस्टर्स भी इसमें होते हैं। अब जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? मेजोरिटी से। कैसी मेजोरिटी से लिए जाते हैं? 75%, ठीक है। तो 75% मेजोरिटी से ही डिसीजन लिए जा सकते हैं। वोटिंग पावर कैसे डिसाइडेड है? स्टेट्स जो हैं उनकी 66% वोटिंग पावर है, सेंटर जो है उसकी बेसिकली 33% वोटिंग पावर है, ठीक है। कभी भी जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है, वैसे तो बोला गया है कि हर क्वार्टर में उसको मिलना ही मिलना है या हर 2 महीने में मिलना है, लेकिन जब भी मीटिंग होती है तो एटलीस्ट 50% कोरम होना चाहिए। मतलब अगर अगर इस जीएसटी काउंसिल में आपके हिसाब से कितने मेंबर हो गए? एक ये, ठीक है। अपने पास 28 स्टेट्स हैं और 3 यूनियन टेरिटरी, उनके पास लेजिस्लेचर है। तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो 33 मेंबर्स हैं। तो जब तक आपकी काउंसिल के अंदर जब भी मीटिंग हो रही है और करीबन आपके 18 लोग नहीं होंगे, ठीक है, 17 34 हो गया ना, 17। तो अगर आपके 17 लोग नहीं हैं तो आप देखो कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि आपका कोरम पूरा नहीं हुआ है। जैसे अपने पार्लियामेंट में होता है ना 10%, वैसे यहाँ पे 50% कोरम रखा गया है। तो ये है पूरा आपका जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स होती रहती हैं और फिर आप देखोगे ये क्यों होती है और जीएसटी काउंसिल क्या करती है। जीएसटी काउंसिल लेती है डिसीजन किस चीज़ के, इसको पावर दी गई है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है? जीएसटी काउंसिल की पावर ये है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करेगी कि भाई अल्कोहल वगैरह जैसी चीज़ें जो हैं जो जीएसटी के बाहर है उनको कब आप देखोगे जीएसटी के अंदर लाना है, क्या टाइमलाइन वगैरह रहेगा वो। दूसरा, जीएसटी में कितनी स्लैब रेट हो सकती हैं, कितने मल्टीपल स्लैब्स हैं, है ना, कौन सा आइटम कौन सी रेट पे रहेगा, ठीक है। प्लस आप देखोगे जीएसटी में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई नेटवर्क में इशू आ रहा है, कोई आप देखोगे व्यापारियों की प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर ट्रेड में इशू आ रहा है, कैसे आप देखोगे जीएसटी का आउटपुट वगैरह बढ़ाया जा सकता है, जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो आप देखोगे ट्रिब्यूनल वगैरह बननी होती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, वो कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, उसके रूल्स क्या होंगे। तो वो सारी पावर्स आप देखोगे जीएसटी काउंसिल को दी गई है। पर एक चीज़ याद रखना, जीएसटी काउंसिल जो होती है वो सिर्फ रिकमेंडरी है। क्या कर सकती है वो? रिकमेंडेशंस होते हैं, इसके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होते हैं। बट इन जनरल क्योंकि सारी स्टेट का सेंटर की सहमति होती है, इसलिए आप देखोगे जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस मान लिए जाते हैं। समझ में आ गया? ये थी आपकी जीएसटी काउंसिल। तो आपको जीएसटी समझ में आ गया, आपको जीएसटी काउंसिल समझ में आ गया। अब आप देखोगे लास्ट मुद्दा है जो है जीएसटी 2.0 का। वो क्या है? बेसिकली हमारे यहाँ पे सरकार ने जब जीएसटी लॉन्च किया था 2017 में, तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल स्लैब रेट्स थी। मतलब कुछ आइटम 0% पे थे, जिसको अपन निल रेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ आप देखोगे एग्जेम्प्टेड थे जो जीएसटी के बाहर रखे गए थे, कुछ आप देखोगे जीरो रेटेड थे। जीरो रेटेड मतलब क्या होते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेसिकली टैक्सेस की वजह से महंगे ना हो। तो हम एक्सपोर्ट्स, अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसी जेड को सप्लाई कर रहे हो जिनसे सारा सामान एक्सपोर्ट होता है, तो आपने जो सामान उनको दिया है उस पर आप देखो कि 0% टैक्स लगेगा, इसलिए उनको जीरो रेटेड बोलते थे। या फिर अगर आपने टैक्स दिया भी है तो उसका आप इनपुट सरकार से ले सकते थे, उसका जो भी आपने टैक्स दिया उसका आप सरकार से इनपुट ले सकते थे या रिफंड ले सकते थे, ठीक है। तो एक तरीके से आपको जीरो टैक्स देना पड़ा उस पर, इसलिए वो जीरो रेटेड कहलाता था। तो 0% हो गई, 5% वाली रेट हो गई कुछ खाने पीने के आइटम्स पे, कुछ 12% हो गई, कुछ 18 हो गई, कुछ आइटम्स को 28% और कुछ को आप देखोगे 40%। 40% आइटम्स वाले कौन से थे? ये वो थे जिनको अपन बोलते हैं सिन गुड्स, ठीक है। सिन गुड्स या फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाले गुड्स। अब इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली सपोज करो आपने कोको कोला पी, कोको कोला आपको पता है आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह भी होता है, सारा शुगर होता है। तो इससे क्या होता है? आप ओबेसिटी करोगे, आपका हेल्थ खराब होगा, आप कल पब्लिक हेल्थ केयर पे बर्डन बनोगे। तो ऐसे चीज़ें, ठीक है, जो आप देखोगे जैसे लग्जरी कार्स हो गई, तो इससे क्या होता है? आप असमानता फैलाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसी सब चीज़ें पे आपने 40% टैक्स लगा रखा था। तो आप देखो कितनी सारी रेटें हैं। प्लस इसके अलावा आप देखोगे डायमंड्स हो गए, गोल्ड ज्वेलरी हो गए, जैसे 3% लगता है गोल्ड पे, ठीक है। वैसे डायमंड वगैरह पे अगर आप देखोगे 1.5 लगता है ना। तो ऐसे करके आप देखोगे मल्टीपल स्लैब चल रही थी। अब इससे क्या होता था? व्यापारियों में कन्फ्यूजन। इसका बेस्ट एग्जांपल था वो पॉपकॉर्न वाला, कि आपका पॉपकॉर्न कितने में आएगा, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे क्या टैक्स लगेगा, कैरामल पे क्या लगेगा, ठीक है। प्लस आपका पैकेज होगा तो क्या लगेगा, खुला होगा तो क्या मिलेगा, वैसे ही रोटी अगर पैकेज है तो क्या होगा, खुली है तो क्या होगा। तो ऐसे करके बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इस वजह से आप देखोगे, प्लस 2-3 चीज़ें और थी, उन सारी चीज़ों को सॉल्व किया गया था जीएसटी 2.0 में। अब जीएसटी 2.0 में क्या क्या सॉल्व किया गया वो सुनो, ठीक है। एक मिनट। जीएसटी 2.0, ठीक है। जीएसटी 2.0 के अंदर सबसे पहले तो अपन ने जो मल्टीपल स्लैब रेट्स थी ना, ठीक है, वो अपन ने कम करी और अपन ने आप बेसिकली मेजरली अगर आप देखोगे तो 3 स्लैब रेट्स बना दी। एक तो 0% वाली, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि जैसे इंश्योरेंस वगैरह को भी 0% पे डाल दिया है। 5% वाली जो खाने पीने के बेसिक आइटम्स होते हैं, और एक अपन ने 18% कर दी, ठीक है। तो 12 और 28 वाली अपन ने जो पूरी स्लैब रेट थी वो गायब कर दी, और 40% वाली भी, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम जो सिन गुड्स वगैरह होते हैं उस पर क्या करा है? उस पर 18% तो है ही, प्लस आप देखोगे
कि अपन ने उन पे क्या करा है, अब एडिशनल एक तरीके का आप बोल सकते हो, उसमें अपन एक्साइज ड्यूटी या ये सारी चीज़ें लगा देंगे, एक दूसरे तरीके की ड्यूटी या सरचार्ज लगा देंगे, बट जीएसटी में उसमें इतना फ़र्क नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरा था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये सुन लो क्योंकि बहुत बार लोगों को पूछा जा रहा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे व्यापारी हो, आपने सपोज करो कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल पे टैक्स था 18% का, लेकिन आपने जो आगे सामान बेचा उस पर टैक्स है 5% का, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आपने जो सामान बेचा, सपोज करो आपने सामान बेचा 5,000 रुपये का, ठीक है, उस पर बनता है टैक्स 25 रुपये का, लेकिन आपने जो सामान खरीदा था वो था सपोज करो अभी के लिए मान लो 5,000 रुपये का, लेकिन आपने उस पर सब टैक्स कितने का भरा, 90 रुपये का। मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था कि जीएसटी के अंदर आप जो बाहर सामान बेच रहे हो, है ना, उस पर जो टैक्स बनता है उसमें से आप वो टैक्स घटा सकते हो जो आपने पहले दे दिया है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग होगा वही आप आगे भरोगे। हम्म। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो आगे टैक्स दिया है वो तो ऑलरेडी बहुत कम है जो आपने पीछे टैक्स दिया है उससे, तो फिर आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं अपन इन्व्यूटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। बेसिकली आपके ड्यूटीज़ या टैक्सेस ऐसे होने चाहिए थे कि जो चेन में आगे बढ़ें, क्योंकि रॉ मटेरियल हमेशा आपके प्रोसेस्ड जो गुड होता है जो आपने बनाया है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, उससे तो सस्ता ही होना चाहिए। बट कई जगह, जैसे कि कहाँ कहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जैसे आपके सोलर पैनल्स हो गए, या फिर आपके आप देखोगे लेदर या फुटवेयर आइटम्स हो गए, या फिर आपका कपड़ा हो गया, या फिर आप देखोगे आपके फर्टिलाइजर्स हो गए। तो फर्टिलाइजर में क्योंकि बाहर के टाइम जैसे यूरिया वगैरह है वो तो सरकार बोलती है कि उस पर 5% ही टैक्स लगेगा, लेकिन जो उसके केमिकल्स वगैरह आते हैं ना, अमोनिया, वो सारा आप देखोगे 18% पे आता है। वैसे जो सोलर फोटो वोटे जो सोलर पैनल्स होते हैं, पैनल्स पे तो 5% लग रहा है, लेकिन जो उसके अंदर आपको रॉ मटेरियल लग रहा है, स्टील अलॉयज और ये सब, वो सब 18% का है। तो उस वजह से क्या होता था कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाता था कि जो आपको एक्चुअली में आप जो बाहर मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उन पे जो टैक्स लग रहा है वो बेसिकली कम है एज़ कम्पेयर टू रॉ मटेरियल। तो ऑब्वियसली सर लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी बहुत सारे जगहों पे जैसे क्लोथिंग वगैरह में इसको पूरा कंप्लीटली सॉर्ट कर दिया गया। एंड टू एंड अब आप देखोगे 5% ही लगता है। ओके। तीसरी चीज़ जो जीएसटी 2.0 में करी गई थी वो था एपेलेट ट्रिब्यूनल। जैसे आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में आपके कोई डिस्प्यूट्स आते हैं तो एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट करती थी। इनकम टैक्स में आपके कोई डिस्प्यूट है तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल होती है। मतलब आपको डायरेक्टली कोर्ट नहीं जाना है, पहले आप जो स्पेशलाइज्ड एक तरीके से अपन बोलते हैं ना, कोर्ट्स होती हैं जुडिशरी के बाहर है लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशरी है, ठीक है। इसमें कुछ जुडिशरी और कुछ आप देखोगे एग्जीक्यूटिव आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, वो दोनों बैठते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, और अगर उनको लगता है कि आप सही और डिपार्टमेंट गलत है तो आपके फेवर में भी डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोर्ट के रास्ते तो हमेशा खुले हैं, लेकिन आप ट्रिब्यूनल में जाके भी अपना केस जो होता है स्पेशलाइज्ड लोगों से सस्ते दामों में आप देखोगे सॉल्व करवा सकते हो। वैसे जीएसटी में भी बहुत सारे केसेस थे, तो उनके लिए आप देखोगे जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई, ठीक है। पहले भी बोला गया था ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी, लेकिन जब से जीएसटी आया 2017 से अब तक ये ट्रिब्यूनल बनी नहीं थी। बहुत सारे इसमें क्या होता है, बेसिकली सपोज करो कि डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ कोई डिमांड निकाली, अब आप उस डिमांड से संतुष्ट नहीं हो, तो आप पहले क्या करोगे, जिस ऑफिसर ने आपकी डिमांड निकाली उसके पास जाओगे, वो बोलता है नहीं मैंने तो सही निकाली है, फिर आप कहाँ जाओगे, फर्स्ट अपील पे। फर्स्ट अपील मतलब क्या होता है, विभाग के स्तर पे ही होती है। सपोज करो कि आप राजस्थान में हो, तो राजस्थान में सपोज आप जयपुर में हो, ठीक है, तो जयपुर में ही आप देखोगे पहली अपील होगी, वहाँ पे जाके आप अपील कर सकते हो। सपोज करो कि उन्होंने भी आपके खिलाफ निकाली तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप सेकंड अपील में जाओगे। अब सेकंड अपील कहाँ पे लगती थी, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। बट क्योंकि ये ट्रिब्यूनल बना नहीं था तो लोग आप देखोगे सारे केसेस लेके हाई कोर्ट जा रहे थे, या फिर आप देखोगे केसेस पेंडिंग पड़े थे। तो इस पेंडेंसी को दूर करने के लिए, कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए, अब आप देखोगे फाइनली एपेलेट ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है। मेन ब्रांच इसकी दिल्ली है, पर इसके बहुत सारे रीजनल ऑफिस भी बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये मेजरली आप बोलोगे कि दो तीन चीज़ें करी थी। साथ में जीएसटी 2.0 को बचत उत्सव क्यों कहा जाता था, या फिर इसको दिवाली बम्पर बोनस, या फिर आप देखोगे दिवाली बोनस या दिवाली बम्पर ऑफर, ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे आर्टिकल्स जिन पे पहले 28% या 18% टैक्स लगता था, सॉरी हाँ 28% टैक्स लगता था या पहले 18 लगता था, उसको कम कर दिया। जैसे इंश्योरेंस वगैरह को तो आप देखोगे सीधा 5% 0% पे लेके आ गए, कुछ आइटम्स को 18 से 5 पे लेके आ गए, जैसे सोलर पैनल्स वगैरह हो गए, कुछ को 28 से 18 पे ले आए, जैसे कार्स वगैरह जो होती है, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे क्योंकि क्या करा था सरकार ने, एक तरीके से लोगों को क्या लगा कि भैया जो चीज़ों के दाम थे, क्योंकि टैक्स कम हुआ तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो उतनी रहती थी, पर टैक्स लगा के आप देखोगे कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। अब क्योंकि टैक्स कम हो गया तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी अपने आप, तो लोगों के पास आप देखोगे ज़्यादा पैसा बचेगा, तो वो ज़्यादा खरीदारी करेंगे। तो सरकार ने ये बोला वैल्यू से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाओ, क्योंकि इंडिया में क्या है, लोग बहुत है और लोग छोटी मोटी शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो अपने आप सरकार का टैक्स बेस बढ़ जाएगा। और उसका फ़ायदा भी ये हुआ कि जहाँ सरकार को पहले हर महीने में 1 लाख करोड़ के कलेक्शन या 1.5 लाख करोड़ के कलेक्शन आ रहे थे,
22 सितंबर को जब सरकार ने जीएसटी 2.0 अनाउंस किया था और ये बचत उत्सव और ये बचत बोनस वगैरह अनाउंस किया, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर नवंबर में सरकार को ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है सिर्फ जीएसटी से। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था रेवेन्यू जो आपको पहले मिल रहा था, क्योंकि वो इसी वजह से था कि चीज़ें सस्ती हो गई थी। ठीक है, तो ये होता है। अब एक और चीज़ है कि सपोज मैम आपने अभी हमें बताया कि चीज़ें सस्ती हो गई, बट व्हाट इफ कोई व्यापारी था, उसने बोला कि अरे पहले भी लोग 30 में खरीद रहे थे, अभी भी 30 में खरीद रहेंगे, पहले मेरी कॉस्टिंग 20 रुपये थी, 10 रुपये का टैक्स लगता था, पर अभी सरकार ने तो बोल दिया कि 5 रुपये टैक्स लो, तो टेक्निकली तो ये चीज़ 25 रुपये की होनी चाहिए थी। उसने बोला, व्यापारी ने दिमाग लगाया और बोला कि नहीं, हम एक काम करते हैं, हम 30 रुपये रखेंगे, टैक्स भले ही 5 रुपये कर देंगे, हम अपनी चीज़ की वैल्यू बढ़ा देते हैं 25 रुपये। तो ऐसी चीज़ें ना हो कि सरकार ने जो टैक्स का बेनिफिट कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए जो प्रॉमिस किया है वो कंज्यूमर तक पहुंचे। ठीक है, और ये जो व्यापारी बीच में आप देखोगे प्रॉफिटियरिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रॉफिटियरिंग, ये प्रॉफिटियरिंग ना करे, गलत तरीके से आप देखोगे आर्टिफिशियल तरीके से प्रॉफिट ना कमाए। इसलिए सरकार ने 2017 में भी पहले क्या लाई थी, एजेंसी जिसको अपन बोलते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी, क्या लाई थी, एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी। ठीक है, इसको अपन APA बोलते हैं। ये पहले 5 साल के लिए लाई गई थी, 2022 में आप देखोगे इसका कार्यकाल भी खत्म हो गया था। ये सिर्फ इसीलिए थी कि जिस जिन चीज़ों के दाम वैट के बाद जब वो जीएसटी में घुसे तो चीज़ों के दाम काफ़ी कम भी हुए थे, तो जिन चीज़ों के दाम कम हुए हैं लोगों को वो चीज़ें कम दामों में मिले। ऐसा नहीं हो कि व्यापारी जो है वो बेसिकली ज़्यादा दाम बढ़ा के अपना उससे आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स कमाए। ठीक है, तो एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी बनाई गई थी, लेकिन ये खत्म कर दी गई थी। अभी ये ऐसा ना हो इसके लिए आपने कोई अलग से एजेंसी नहीं बनाई, बल्कि जो अपने जीएसटी के ऑफिसर्स होते हैं, जो अलग अलग आप देखोगे स्टेट्स में सर्कल्स होते हैं, वार्ड्स होते हैं, है ना, जीएसटी के जो ऑफिसर्स है बेसिकली उनकी पावर बढ़ा दी कि आप है ना, एक तो कंज्यूमर को बोला कि आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉफिटियरिंग कर रहा है, और इन ऑफिसर्स को भी बोला कि आप भी फील्ड में जाके चेक करोगे, ठीक है, रिपोर्टिंग दोगे प्रॉपर और इंश्योर करोगे कि कोई भी प्रॉफिटियरिंग ना करे। तो आपने पहले एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी बनाई थी 2017 में, दोबारा आपने बनाई नहीं है। तो ये था आपका जीएसटी 2.0, जीएसटी काउंसिल, है ना। अब हाँ, एक चीज़ और रह गई कि जीएसटी में कितने एक्ट होते हैं। ठीक है, तो जीएसटी में आपके बेसिकली 4 एक्ट होते हैं। एक होता है आपका सीजीएसटी, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है यूटी जीएसटी, है ना, यूनियन टेरिटरीज में लगने वाला, और एक होता है आपका आईजीएसटी। अब ये क्या क्या होता है, बेसिकली सेंट्रल, जैसे अगर आप कहीं खाना खाने गए कोई रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो वो आपको वहीं बैठ के खिला रहा है, तो कभी भी आप देखना आपके बिल के नीचे क्या होता है, एक जीएसटी लिखा हुआ आता है 5%, फिर उसमें ब्रेक करके लिखते हैं सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5%। मतलब जो जीएसटी मिल रहा है उसमें से 2.5% सेंटर के पास जाता है, 2.5% स्टेट के पास जा रहा है। अगर 18% वाला जीएसटी है तो 9% स्टेट के पास जाएगा, 9% सेंटर के पास जाएगा, तो हाफ हाफ डिवाइड होता है। ठीक है, वैसे ही तो इसमें क्या हुआ कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी यहाँ पे आ गया। सपोज करो आपने कोई सामान था वो महाराष्ट्र से यूपी में भेजा, तो उस समय, ठीक है, जो इस पर जीएसटी लगेगा वो आईजीएसटी होगा, वो इंटर स्टेट जीएसटी होगा। तो ये पूरा का पूरा टैक्स पहले सेंटर के पास जाएगा, और फिर सेंटर क्या करती है, 50% अपने पास रखेगी और 50% स्टेट को देगी। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम कौन सी स्टेट को जाएगा। तो बेसिकली जीएसटी क्या है, एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जबकि वैट क्या था, प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स था। तो वैट बेसिकली, अगर सपोज करो महाराष्ट्र से यूपी में सामान जा रहा है और वैट के टाइम की बात कर रहे हैं, तो वैट का जो पैसा है वो कौन सी स्टेट को मिलता था, आधा तो सेंटर रखेगी लेकिन आधा मिलता था महाराष्ट्र को जहाँ से सामान ओरिजिनेट हुआ है। जबकि जीएसटी में क्या हो रहा है, जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, जहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है, सप्लाई खत्म हो गई है, वहाँ पे आप देखोगे ये टैक्स उस स्टेट को मिलेगा। तो यहाँ पे जो जीएसटी में टैक्स मिलेगा 50%, वो यूपी को जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन पे कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, और मिलेगा किसको वो एंड में, 50% सेंटर को, 50% यूपी को। ठीक है, तो ये हो गया आईजीएसटी। और यूटी जीएसटी क्या होता है, जो यूटीज में बेसिकली आपका टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो उसमें आधा कंपोनेंट सेंटर का हो जाएगा और आधा कंपोनेंट इस यूटी का हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप देखोगे जीएसटी में 4 कॉम्पोनेंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जीएसटी 2.0, है ना, ये बेसिक चीज़ें जो थी वो करवा दी। आई थिंक आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इसको 1 घंटे का ही रखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन ये वाली चीज़ें होती है, जीएसटी 2.0 कर लिया है तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वो। ठीक है, तो अपना जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंडिया की जीडीपी सेक्टर वाइज, राजस्थान के जीडीपी सेक्टर वाइज, ये सब अपन ने क्या करा है, जो बजट अपन ने सेशन किया था ना, ये अपन ने वहाँ पे कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं जो कोर इकोनॉमी के टॉपिक्स होते हैं वो भी इंक्लूड करूंगी। प्लस आप देखोगे अपना आईआर का एक सेशन बचा है, अपना पॉलिटी का भी एक और सेशन लेंगे अपन। ठीक है, ऐसे करके अपन दोबारा अब एक राउंड घुमाएंगे। ठीक है,
अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत मेहनत जाती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से नॉलेज पता होनी चाहिए वो भी बता सकूँ। आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स के बहाने एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है आपके पूरे इकोनॉमी का, पॉलिटी का, आईआर के इश्यूज़ का। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और फिर से मिलेंगे अपन, तब तक के लिए धन्यवाद।